वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आरओ रे एग्जाम के लिए रैपिड रिवीजन में एक महत्वपूर्ण बिंदु भारतीय क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखेंगे। क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, अगर आप आरओ या फिर यूपीपीएससी के टेस्ट सीरीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप सीरीज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में। इसके बाद इनके पिता का नाम है जानकीनाथ बोस और माता का नाम है प्रभावती। इनकी पत्नी का नाम है एमिली सिंघल। ये सीधा सीधा स्टैटिक पॉइंट है, आपको याद रखना है। इनकी संतान में पुत्री है अनीता बोस। स्नातक की उपाधि की बात करें तो इन्होंने 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। इनके राजनीतिक गुरु हैं देशबंधु चित्तरंजन दास। देखिए, चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा गया है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है कि किसकी उपाधि देशबंधु है, तो चित्तरंजन दास की। आईसीएस परीक्षा इन्होंने पास किया था 1919 ईस्वी में। भारतीय लोक सेवा जो कि सिविल सेवा है, इसमें ये उत्तीर्ण हुए थे। इन्होंने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। ये दोनों याद रखिएगा, दोनों पूछा जाता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और दिल्ली चलो भी नारा इन्होंने ही दिया था। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन इन्होंने किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया, ये पूछा जाता है पेपर में, कई बार आया हुआ है। 22 जून 1939 ईस्वी को मुंबई में अखिल भारतीय अधिवेशन आयोजित किया गया था, जहां फॉरवर्ड ब्लॉक के संविधान और कार्यक्रम को अपनाया गया था। तो देखिए, ये 22 जून 1939 को मुंबई में अखिल भारतीय अधिवेशन आयोजित किया गया था और यहीं पर फॉरवर्ड ब्लॉक का कार्यक्रम, जो पहला कार्यक्रम था, इसे अपनाया गया। 18 से 22 जून 1940 फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन 18 से 22 जून 1940 तक नागपुर में आयोजित किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, इसका पहला जो भारतीय सम्मेलन है ये 1940 में नागपुर में हुआ था। 1943 की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। उपाधियों की बात करें तो 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। तो इसके बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इन्हें शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा था। ठीक है, देश नायक ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको उपाधि दिया था और देशभक्तों का देशभक्त ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। द फ्री इंडिया सेंटर जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से सुभाष चंद्र बोस ने 1941 ईस्वी में द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था। तो द फ्री इंडिया सेंटर, इसका गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। किसकी सहायता से किया? जर्मन विदेश मंत्रालय से। द फ्री इंडियन लीजन 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अफ्रीका के रोमेल में पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों की भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया। इसे द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। देखिए, द फ्री इंडियन लीजन क्या है? ये 10,000 भारतीयों का एक समूह था जो कि किसी न किसी तरीके से युद्धबंदी बनाए गए थे। इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। यह आज़ाद हिंद फौज का अभिवादन अब भारत का नारा था। देखिए, जो जय हिंद है ये आज़ाद हिंद फौज में अभिवादन करने का नारा बन गया था। इनके मृत्यु की बात करें 18 अगस्त 1945 को कथित तौर पर सुभाष चंद्र बोस की ताइपे, जो कि ताइवान है, में एक हवाई दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। 23 जनवरी को इनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। वर्ष 1921 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित
समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादन का कार्यभार संभाला था। देखिए स्वराज पार्टी का जो प्रकाशित समाचार है इसका नाम था फॉरवर्ड। ठीक, आगे दिया है सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। तो इनके आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी थे और इनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। 1921 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और साथ ही साथ बंगाल राज्य का कांग्रेस सचिव चुना गया था। तो ये बंगाल राज्य के कांग्रेस सचिव भी रहे थे। 1925 ईस्वी में क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित होने के कारण उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया, जहां वह तपेदिक की बीमारी से ग्रसित हो गए थे। तो 1925 में इन्हें मांडले जेल भेजा गया था और यहाँ पर इन्हें टीबी मतलब तपेदिक हो जाता है। और आगे बढ़ेंगे, देखिए सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1938 ईस्वी में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1938 जो हरिपुरा अधिवेशन होता है इसके कांग्रेस अध्यक्ष बनते। वर्ष 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के खिलाफ फिर से अध्यक्षता का चुनाव जीता। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो ये हम लोगों ने पीछे भी पढ़ रखा है। 1838 में हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन होता है और 39 में होता है कहाँ पर, त्रिपुरी। और इस आंदोलन में पट्टाभी सीतारामैया भी खड़े थे और सुभाष चंद्र बोस भी खड़े थे। तो ये अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया और वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन और गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने का विरोध भी किया था। तो जो गांधी इरविन समझौता होता है इसका विरोध करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। वर्ष 1930 ईस्वी में के दशक में जवाहरलाल नेहरू और एम.एन. रॉय के साथ कांग्रेस की वामपंथी राजनीति में संलग्न रहे थे। वह जुलाई 1943 ईस्वी में जर्मनी से जापान नियंत्रित सिंगापुर पहुंचे और वहां अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो जारी किया गया था। तो ये कई नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, दिल्ली चलो, ये सब किसने दिया है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की गई थी। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस ने चौथा स्थान हासिल करते हुए भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन 1921 ईस्वी में कांग्रेस के सदस्य बनकर स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होने के लिए सेवा से इस्तीफा दे दिया। तो इन्होंने आईसीएस, जो अभी आज के समय में आप देखेंगे जैसे यूपीएससी की परीक्षा है, ऐसे पहले आईसीएस हुआ करता था भारतीय सिविल सेवा, इस परीक्षा को इन्होंने पास किया। रैंक इनका था 4, चौथा रैंक प्राप्त किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि देश की सेवा के लिए, स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। 1923 ईस्वी में कलकत्ता के मेयर बने थे। मार्च 1940 में बोस ने रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया। यह फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा का संयुक्त प्रयास था। सुभाष चंद्र बोस को जुलाई में गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने विरोध किया और कलकत्ता में हॉलवेल के लिए प्रस्तावित स्मारक के खिलाफ सत्याग्रह शुरू करने का प्रयास किया था। दिसंबर 1940 ईस्वी में भूख हड़ताल के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और नज़रबंद कर दिया गया था। जनवरी 1941 में यह अफवाह फैली थी कि बोस भाग गए थे। 26 जनवरी 1941 को भगत राम की मदद से वे छद्मनाम जियाउद्दीन के तहत पेशावर पहुंचे थे। तो देखिए 1941 में क्या हुआ कि भगत राम नाम के एक व्यक्ति की सहायता से इन्होंने एक नाम रखा जियाउद्दीन और इस नाम के तहत पेशावर चले जाते हैं। और आगे बढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर और भी है। जब सिंगापुर में मोहन सिंह द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया तो रास बिहारी बोस बहुत ही उत्साहित थे और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए टोक्यो छोड़ दिया। वह बैंकॉक के एक सम्मेलन में था, उस समय भी जो जापान के कब्जे में था, और INA को एक भारतीय स्वतंत्रता लीग के तहत रखने का निर्णय लिया गया था, जिसके अध्यक्ष स्वयं रास बिहारी बोस होंगे। उन्होंने 1942 में टोक्यो लीग की स्थापना की थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस को जापानियों ने INA के नेतृत्व करने के लिए कहा तो वे इसके लिए तैयार हो गए। देखिए INA, तो इसका नेतृत्व करने के लिए किसने कहा, जापानियों ने कहा। और वह सिंगापुर गए और रास बिहारी बोस से मिले और बाद में खुशी खुशी भारतीय स्वतंत्रता लीग और INA के नियंत्रण में और नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1943 में स्थानांतरित कर दिया गया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह रास बिहारी बोस द्वारा किए गए संगठनात्मक स्पैड वर्क पर था और सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण कर सकता था। सुभाष चंद्र बोस ने 25 अगस्त को INA के सर्वोच्च कमांडर बन जाते हैं। फरवरी 1944 में फेफड़ों की क्षति के बाद रास बिहारी बोस का जो स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया और 21 जनवरी 1945 को 58 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्रांतिकारियों का प्रमुख उद्देश्य आतंकवाद नहीं बल्कि ऐसी क्रांति लाना था जिसके माध्यम से राष्ट्रीय सरकार
देश में स्थापित की जा सके। ये सुभाष चंद्र बोस का कथन है। देखिए, क्रांतिकारी जो थे, इनका प्रमुख उद्देश्य ये नहीं था कि आतंकवाद बढ़ाए, बल्कि ये उद्देश्य था कि ऐसी सरकार का गठन किया जा सके जिससे देश में राष्ट्रीयता स्थापित हो सके। अब आज़ाद हिंद फौज की बात करते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ये नाम पेपर में कई बार दिया गया। देखिए, आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी, जो INA अभी हम लोग पीछे देख रहे थे, है ना, का गठन 1942 में किया गया था। 28 से 30 मार्च 1942 ईस्वी को टोक्यो, जापान में रह रहे भारतीय रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज के गठन पर विचार के लिए एक सम्मेलन बुलाया। कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल के सहयोग से इसका गठन किया गया था। देखिए, ये गठन इन लोगों ने किया, लेकिन जो प्राय पेपर में आता है तो सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है, तो वहाँ पर आपको याद रखना है। आगे देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया था। इसी बीच विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, जिसका प्रथम सम्मेलन जून 1942 को बैंकॉक में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का जो पहला डिवीज़न है, इसका गठन औपचारिक रूप से 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह की अध्यक्षता में या सेनापतित्व में किया गया था। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। देखिए, आज़ाद हिंद सरकार अगर पूछेगा तो आपको सीधा सीधा टिक करना है सुभाष चंद्र बोस, लेकिन कभी अगर आज़ाद हिंद फौज पूछेगा तो उसमें मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह गिल, ये सब नाम आएंगे। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। इस फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। देखिए, अब बताया जा रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है, ये 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी, ये विचार इन लोगों का था, है ना, और स्थायी रूप से गठित इनके अध्यक्षता में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया, जबकि 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 तक आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों RA सहगल, शाह नवाज, गुरबख्श हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह और शाहनवाज को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज की बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। तो इन लोगों को बचाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसमें प्रमुख वकील ये सब थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया था। देखिए, जो भारत का नाजीवाद चल रहा था, फांसीवाद चल रहा था, इसके लिए इसके विरोध में जवाहरलाल नेहरू ने गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में एक कार्यकारिणी समिति बनाते, जिसमें इन्हें बहुमत मिलता है। भूला भाई देसाई, डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1945 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में चले दिल्ली के मुकदमे की पैरवी में शामिल थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें शामिल नहीं थे। तो ये भी नाम पूछा जा सकता है कौन शामिल नहीं थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल नहीं थे। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस ने 13 जून 1943 को पूर्वी एशिया पहुंचे। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष और INA का नेता बनाया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया गया है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में HC चटर्जी, जो कि वित्त विभाग है, MA अय्यर, जो कि प्रसारण विभाग है, लक्ष्मी स्वामीनाथन, महिला विभाग आदि से के साथ मिलकर प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" चलाया। मतलब ये मलाया में इन्होंने दिया था। तो सिंगापुर का जो मलाया द्वीप है, यहाँ पे नारा दिया गया था। इस अनंतिम सरकार ने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका पर युद्ध की घोषणा की और धुरी शक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त की। रंग रूटों को प्रशिक्षित किया गया और INA के लिए धन एकत्र किया गया। रानी झांसी रेजिमेंट नामक एक महिला रेजिमेंट का भी गठन किया गया। तो रानी झांसी इस नाम से एक महिला रेजिमेंट भी बनाया गया था। जनवरी 1944 में INA मुख्यालय को रंगून, वर्मा में स्थानांतरित कर दिया गया और सेना के रंग रूटों को दिल्ली चलो युद्ध के नारे के साथ वहां से मार्च कराना था।
6 नवंबर 1943 ईस्वी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह जापानी सेना द्वारा INA को दे दिया गया था। द्वीपों का नाम बदलकर क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया था। ठीक है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसका नाम चेंज कर दिया गया था। 6 जुलाई 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो से गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति बने। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो के माध्यम से कहा था। गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। इसके बाद भारत की स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई के लिए गांधी से आशीर्वाद मांगा था। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, शाहनवाज की कमान में एक INA बटालियन को जापानी सेना के साथ इंडो वर्मा मोर्चे पर जाने और इम्फाल अभियान में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। आज़ाद हिंद फौज ने वर्मा की सीमा पार की और 18 मार्च 1944 को भारतीय धरती पर खड़े हो गए। INA इकाइयां बाद में कोहिमा और इम्फाल तक आगे बढ़ी। 14 अप्रैल को बहादुर समूह के कर्नल मलिक ने पहली बार मणिपुर के मोइरंग, जहां की INA मेमोरियल कॉम्प्लेक्स खड़ा है, में जय हिंद और नेताजी जिंदाबाद के उत्साही नारों के लिए भारतीय मुख्य भूमि पर पहली बार INA का ध्वज फहराया था। 3 महीने के लिए INA ने मोइरंग में सैन्य प्रशासन कर्तव्यों का पालन किया। फिर मित्र देशों की सेना ने इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। INA का हस्त्र भी जापानियों जैसा ही हुआ। सभी ब्रिगेडों ने 18 जुलाई 1944 को अपनी वापसी शुरू कर दी थी। इसके बाद फिर जापानी वापसी ने राष्ट्र को मुक्त करने के लिए INA की किसी भी उम्मीद को खारिज कर दिया था। 1945 के मध्य तक पीछे हटना जारी रहा। 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का आत्मसमर्पण हुआ और इसके साथ ही INA ने भी आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि जापान के साथ थे। 18 अगस्त 1945 को कथित तौर पर ताइपे, जो कि ताइवान है, में एक हवाई दुर्घटना होता है जिसमें सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा हुआ है। ठीक, अब इसके बाद कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो ये चीज़ें दोस्तों हम लोगों ने थोड़ा तेज तरीके से पढ़ा, क्योंकि स्टैटिक पॉइंट है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार की वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ROA या फिर UPPCS को टारगेट किए तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना ना भूलिएगा। आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर टीम के पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।